केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2O2 कर रहे हैं, जिसमें ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात करी जा रही है। ऑक्सीडाइजिंग नेचर का मतलब दूसरे सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करेगा H2O2। कुछ रिएक्शंस हम लोग ऐसे करेंगे जिसमें रिड्यूसिंग नेचर की डिस्कशन करेंगे, मतलब दूसरे सब्सटेंसेस को रिड्यूस करेगा। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग नेचर की। तो उसमें एक रिएक्शन है, रिएक्शन विद H2S। हाँ, ऑक्सीडाइजिंग वाले कैटेगरी में ही है। जो भी नंबर था लास्ट में, शायद 5 6 जो भी रहा होगा वो नंबर डाल लेना। लास्ट 7 था तो रिएक्शन नंबर 8 हो जाएगी अपनी। और इसको शॉर्ट वे में कैसे याद करना है वो आपको बता ही दिया है। रिएक्शन विद H2S, H2S के साथ जब H2O2 रिएक्ट करता है तो H2S के साथ रिएक्शन पे ये इसको सीधे सीधे सल्फर में कन्वर्ट कर देता है, खुद वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और इसको कन्वर्ट कर देता है सल्फर में। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर सल्फाइड में होता है -2, और यहाँ पे सल्फर फ्री स्टेट में आ गया तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 0। -2 से 0 अगर हम देखें तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर या चार्ज किसी एलिमेंट का इंक्रीज करता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और ये हुआ किसके थ्रू है? H2O2 के थ्रू। तो H2O2 रिएक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। बात क्लियर है? छोटा सा रिएक्शन है, कई बार पूछ लेते हैं। इसके बाद हम लोगों ने बात कर ली थी MnSO4 को MnO2 में कन्वर्जन का रिएक्शन कर लिया था। अब हम लोग करते हैं क्रोमियम सल्फेट से अगर रिएक्शन करा दिया जाए H2O2 के बेसिक सॉल्यूशन का। H2O2 का बेसिक सॉल्यूशन ले रहे हैं हम लोग, क्रोमियम सल्फेट से रिएक्शन हो रही है। क्रोमियम सल्फेट की रिएक्शन हो रही है H2O2 से, और मीडियम है बेसिक। ये रिएक्शन हम देख रहे हैं। इस रिएक्शन में क्या होता है? तो क्रोमियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Cr2SO4 होल थ्राइस। ये H2O2 से रिएक्ट करेगा, KOH या NaOH ले लेंगे इस रिएक्शन में। तो ये जो क्रोमियम सल्फेट है वो कन्वर्ट हो जाता है क्रोमेट में, ये बना लेता है Na2CrO4। इसको बोलते हैं सोडियम क्रोमेट। क्रोमियम सल्फेट से बन गया सोडियम क्रोमेट। मेन प्रोडक्ट ये है। अब क्योंकि सोडियम है और सल्फेट है तो सोडियम सल्फेट भी बनेगा एक प्रोडक्ट Na2SO4, और वाटर तो बनना ही बनना है, वाटर तो बनेगा ही बनेगा। रिएक्शन को अगर बैलेंस करें तो यहाँ पे 3H2O2 ले लीजिए, यहाँ पे 10 NaOH ले लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा आपका Na2CrO4, ये 2 ले लीजिए, ये 3 ले लीजिए, और रिएक्शन हो जाएगी आपकी बैलेंस। अगर यहाँ पे देखो तो क्रोमियम सल्फेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? क्रोमियम सल्फेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +3। नहीं, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालो, क्रोमियम 2 है तो 2x। SO4 पूरा जो रेडिकल होता है उसका चार्ज होता है -2, 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए =0। तो 2x +6 आ गया, तो x कितना आ गया? +3। ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे Na2CrO4 में कितना हो गया क्रोमियम का, तो सोडियम को मान लो +1, क्रोमियम x हो गया, ऑक्सीजन -2 ले लिया, तो यहाँ पे x आ जाएगा +6। अब +3 से ऑक्सीडेशन नंबर चला गया किसमें? +6 में,
तो आपको पता लगना चाहिए कि यहाँ पे H2O2 कैसे काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग। क्लियर है बात? तो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन की बेसिस पे आप लोग पता लगा सकते हैं कि किसी रिएक्शन में H2O2 किस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो कर रहा है, किस में रिड्यूसिंग नेचर शो कर रहा है। तो क्रोमियम सल्फेट कन्वर्टेड इनटू सोडियम क्रोमेट, इतना इतना आपको याद रखना है, मीडियम याद रखना है, कौन सा रिएक्शन बेसिक में हो रहा है, कौन सा रिएक्शन एसिडिक में हो रहा है, क्योंकि मीडियम भी चेंज करने से H2O2 प्रोडक्ट को चेंज कर देगा। अब ये जो रिएक्शन दिया हुआ है, ये रिएक्शन आपको आयनिक फॉर्मेट में भी लिखा हुआ हो सकता है। आयनिक फॉर्मेट का मतलब है कि आपको आयनिक फॉर्मेट में जब इस रिएक्शन को लिखेंगे तो इस सल्फेट को हटा देंगे, OH माइनस को शो करेंगे, H2O2 को शो करेंगे और वहां पे क्रोमेट बना देंगे सीधे, और बाकी सारी चीजें हटा देंगे। तो आपको क्या करना है, अंडरस्टूड करना है कि ये रिएक्शन यही है। अभी इसको आयनिक फॉर्मेट में लिख के दिखाती हूँ कि कैसे आपको देखने को मिल सकता है। 2Cr + 3 + 3H2O2 + 10OH माइनस gives 2CrO4 - 2 + 8H2O, ऐसे भी मिल सकता है। देख रहे हैं आप रिएक्शन किस फॉर्मेट में लिखी हुई है, इसको बोलते हैं रिएक्शन का आयनिक फॉर्मेट। 2Cr + 3 लिखा हुआ है, 3H2O2 लिखा हुआ है, 10OH माइनस लिखा है, 2CrO4 - 2 और 8H2O लिखा हुआ है। कौन सा ऐसा आयन है जिसमें इसको मिसिंग किया गया है? 100 नहीं, 10OH माइनस, 10OH माइनस बेसिक मीडियम है ना। अगर हम लोग इस रिएक्शन में देखें तो क्रोमियम को रखा गया है, H2O2 को रखा गया है, OH माइनस को रखा गया है, CrO4 माइनस को रखा गया है, वाटर को रखा गया है। तो हटाया किसको गया है? सोडियम को हटाया गया है और SO4 - 2 को हटाया गया है। तो कोई भी रिएक्शन जिसमें किसी भी एलिमेंट या किसी भी रेडिकल का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता, उस आयन या उस रेडिकल को हम बोलते हैं स्पेक्टेटर आयन। क्या नाम देते हैं उसको? स्पेक्टेटर आयन। तो ऐसे आयन या ऐसा रेडिकल जिसका रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है। अगर हम रिएक्टेंट में देखें तो SO4 का चार्ज -2 ही था और प्रोडक्ट में भी SO4 का चार्ज -2 ही देखा गया इस SO4 का। हाँ, और अगर हम सोडियम का देखें तो सोडियम यहाँ पे +1 था और प्रोडक्ट में भी सोडियम +1 में ही था। हाँ, तो ऐसे आयंस जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता है रिएक्शन में, उनको हम बोलते हैं स्पेक्टेटर आयन। तो यहाँ पे काम कर रहा है कौन कौन? Na+ और SO4 - 2। तो ऐसे आयंस को हटा कर के भी हम रिएक्शन लिख सकते हैं। ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं आयनिक फॉर्मेट या आयनिक रिएक्शन लिख दिया। इस रिएक्शन का ये आयनिक फॉर्मेट है। तो आपको रिएक्शन ऐसा लिखा हुआ भी मिल सकता है। क्लियर है बात? नोट हो गया ऑनलाइन? yes. तो स्पेक्टेटर आयन कहीं बता चुके हैं आपको, रिडॉक्स में बताया होगा शायद। अगर नहीं बताया तो नोट कर लीजिए स्पेक्टेटर आयन क्या होता है।
स्पेक्टेटर आयन या रेडिकल भी बोल सकते हैं। ड्यूरिंग रिएक्शन some ions or radical have no change in oxidation number. इनको हम क्या बोलते हैं? स्पेक्टेटर। प्रीवियस रिएक्शन में क्या था? स्पेक्टेटर Na प्लस था और एक था SO4 माइनस। रिएक्टेंट में भी Na का +1 ऑक्सीडेशन नंबर था और रिएक्टेंट में SO4 का -2 था। प्रोडक्ट में भी वही का वही। तो ऐसे को हम लोग हटा सकते हैं। ठीक है। अब अगर बात की जाए, एक कंपाउंड होता है HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड। अगर उससे रिएक्शन करता है H2O2 तो उसको कन्वर्ट करता है फॉर्मिक एसिड। HCHO हेडिंग नहीं डालेंगे, सीधे सीधे ऐसे ही लिखिए। HCHO की H2O2 से रिएक्शन हो रही है, इसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को ये एसिड में कन्वर्ट करेगा, HCOOH बना देगा। इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। अगर हम लोग बेंजीन ले लें और बेंजीन की रिएक्शन करा दें H2O2 से, तो बेंजीन रिंग को ऑक्सीडाइज कर देता है ये और बेंजीन से बना देता है, बेंजीन रिंग के ऊपर आ जाता है फिनॉल। मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप आ जाता है। इस पूरे कंपाउंड को हम बोलते हैं फिनॉल। तो ये भी ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल। ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, SCHO को SCOH में कन्वर्ट कर दिया और बेंजीन को फिनॉल में। अगर हम लोग इसी सीरीज ऑफ रिएक्शन में मरकरी ले लें और इसकी रिएक्शन H2O2 से करा दें डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में, तो हम लोग देखते हैं मरकरी को ये मरकरी के ऑक्साइड में, यहाँ पे भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। मरकरी को मरकरी के ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दे। सब एक ही पॉइंट पे इसलिए लिखवा रहे हैं क्योंकि एक ही टाइप के रिएक्शन है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। एक ही पॉइंट पे इसलिए लिखवा दिया क्योंकि एक ही टाइप के रिएक्शन है ना। ये देखो फॉर्मेल्डिहाइड था HCHO, इसको एक ऑक्सीजन दिया तो वो बन गया SCOH। यहाँ पे देखो बेंजीन था, बेंजीन रिंग थी, बेंजीन रिंग को इसने एक ऑक्सीजन प्रोवाइड कराया तो ये बन गया फिनॉल। ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक ही टाइप का, इसलिए एक ही पॉइंट में लिख दिया है। मरकरी को इसने ऑक्सीजन दे दिया तो मरकरी का ऑक्साइड बन गया और खुद H2O में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, कोई हेडिंग है नहीं, ऑक्सीडेशन नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर की रिएक्शन है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं 10 रिएक्शन हो गए आपके 10, और अब हम लोग बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कैसे काम करेगा और कहाँ पे किस मीडियम में ये वर्क करेगा। तो अब ऐसी रिएक्शंस पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे रिड्यूसिंग नेचर की। तो रिड्यूसिंग
नेचर ऑफ H2O2, या आप कह सकते हैं H2O2 एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे रिएक्शन की बात करो जिसमें H2O2 रिएक्ट कर रहा हो रिड्यूसिंग एजेंट। तो कौन कौन से ऐसे रिएक्शंस हैं इनकी बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट से रिएक्शन करा दें एसिडिक मीडियम में, पहला ही रिएक्शन है और इम्पोर्टेंट है। पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल होते हैं पर्पल कलर के, KMnO4 फॉर्मूला होता है, कलर होता है पर्पल, एक्सपेरिमेंट्स में भी यूज करते हैं। तो अगर KMnO4 से रिएक्शन करा दो, पोटेशियम परमैंगनेट से रिएक्शन हो रहा है, H2SO4, इसका मतलब एसिडिक मीडियम है, किसकी रिएक्शन हो रही है, H2O2। तो ये जो KMnO4 है इसकी रिएक्शन H2O2 से एसिडिक मीडियम में होने पे ये इस KMnO4 को MnSO4 में कन्वर्ट कर देता है, MnSO4 में कन्वर्ट कर देता है। पोटेशियम से बन जाएगा K2SO4, H2O2 से H2O बनेगा, और रिड्यूसिंग नेचर वाले ज्यादातर रिएक्शन में ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होती है। जहां पे ऑक्सीडाइजिंग नेचर की हमने बात करी थी वहां पे वाटर बन रहा था, यहाँ पे रिड्यूसिंग वाले में ध्यान रखेंगे थोड़ा सा कि रिड्यूसिंग नेचर जहां पे शो कर रहे हैं वहां पे ज्यादातर रिएक्शन में ऑक्सीजन भी एक प्रोडक्ट होगा। मतलब पोटेशियम परमैंगनेट, इसका कलर है पर्पल, H2SO4, ये ले लिया H2O2, इन्होंने बना दिया 2MnSO4। MnSO4 का कलर होता है व्हाइट कह सकते हो या कलरलेस कह सकते हो, इसको कलरलेस और व्हाइट बोल सकते हो, व्हाइट तुम ना ही बोलो, कलरलेस। पोटेशियम सल्फेट H2O और ऑक्सीजन बन जाती है। तो अगर हम लोग बात करें तो पोटेशियम परमैंगनेट का जो पिंक कलर था या जो पर्पल कलर था वो MnSO4 बनने की वजह से डिसअपियर हो जाता है। MnSO4 की वजह से ये कलर जो होता है ये डिसअपियर। तो आपसे पूछते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिक मीडियम में H2O2 से रिएक्ट करता है तो उसका पर्पल कलर डिसअपियर हो जाता है, किस कंपाउंड के बनने से होगा और ऑक्सीडेशन नंबर में क्या चेंज आएगा। KMnO4 में अगर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो +7 होगा, MnSO4 में अगर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो +2 होगा। +7 से +2 हो रहा है, इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। ये +7 वाला कंपाउंड पर्पल कलर का है और ये कैसा है, +2 वाला कलर लेस। इसी वजह से इसका जो पर्पल कलर है वो क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि KMnO4 कन्वर्टेड इनटू MnSO4 एंड K2SO4। क्लियर है बात? केमिस्ट्री में वो रिएक्शन जहां पे कोई कलर चेंज होता है वो थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नोट कर लिया बच्चों? तो यहाँ पे पिंक या पर्पल कलर डिसअपियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं पोटेशियम परमैंगनेट था ये, अब हम बात कर रहे हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट की। पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला होता है K2Cr2O7। सेकेंड जो रिएक्शन है वो है पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ, इसका कलर होता है ऑरेंज। कैसा कलर होता है इसका, ऑरेंज कलर।
ये जब आपका एसिडिक मीडियम में H2O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये कलर चेंज हो जाएगा ग्रीन। इसका कलर बनेगा कैसा? ग्रीन। ठीक है, तो अब रिएक्शन देख लेते हैं क्या क्या चीजें बनेंगी, कौन सा कंपाउंड बनेगा जो ग्रीन कलर का होगा। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला है K2Cr2O, पोटेशियम डाइक्रोमेट का K2Cr2O7। इसका कलर है ऑरेंज। अब इसमें मिलाएंगे हम H2SO4 और H2। अब ये क्रोमियम का जो कंपाउंड है पोटेशियम परमैंगनेट, ये बनाएगा क्रोमियम का सल्फेट Cr2SO4 होल थ्राइस। पोटेशियम तो पोटेशियम सल्फेट बना लेगा और क्रोमियम बनाएगा क्रोमियम का सल्फेट। ये होता है ग्रीन। H2O तो बनेगा ही बनेगा, O2 तो अगर बैलेंस रिएक्शन लिखें तो बैलेंस रिएक्शन में K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4 कर देते हैं और यहाँ पे कर सकते हैं 3H2O2 K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस यहाँ 7H2O कर दीजिए और यहाँ पे 3O2। ऑरेंज कलर कन्वर्टेड इनटू ग्रीन कलर, क्रोमियम का सॉल्ट बनेगा क्रोमियम सल्फेट ग्रीन। ऐसे रिएक्शंस में मोल कॉन्सेप्ट का भी क्वेश्चन बनाते हैं। किसका क्वेश्चन बना सकते हैं? मोल कॉन्सेप्ट का। मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? रिएक्शन आपको नहीं देंगे, बोलेंगे ऑरेंज कलर का या पोटेशियम डाइक्रोमेट रिएक्ट कर रहा है एसिडिक मीडियम में H2O2 से, ग्रीन कलर का सब्सटेंस बनता है और आपको ग्रीन कलर के सब्सटेंस के मोल दे देंगे और बोलेंगे K2Cr2O7 के मोल बताइए या H2O2 के मोल बताइए। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है इसमें? क्वेश्चन में इन्होंने बोला कि क्रोमियम का एक कंपाउंड है, क्रोमियम CH होता है ना, क्रोमियम का एक कंपाउंड है, H2SO4 एसिडिक मीडियम ले लिया, H2O2 से रिएक्शन कराया, ये ऑरेंज कलर का कंपाउंड था, ये रिएक्शन करा दी, ग्रीन कलर का एक कंपाउंड बन गया और इसके 5 मोल बन। ठीक है, अब पूछ रहे हैं कि H2O2 के कितने मोल्स यूज होंगे। क्या पूछा है इन्होंने? H2O2 के कितने मोल्स यूज हो। ठीक है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले तो आपको ये इक्वेशन आना चाहिए, फिर वो इक्वेशन बैलेंस आना चाहिए। रिएक्शन अगर आपको पूरी रिएक्शन याद भी और बैलेंस नहीं याद है तो 1 मिनट वहां पे लग जाएगा बैलेंस करने में। रिएक्शन अगर याद है कि भाई पोटेशियम डाइक्रोमेट से ये पोटेशियम सल्फेट बनने वाला, ये क्रोमियम सल्फेट ग्रीन कलर का बनेगा और H2O2 रिड्यूसिंग नेचर शो कर रहा है तो वहां पे H2O और O2 बनने वाला, प्रोडक्ट याद है। अब अगर बैलेंस रिएक्शन याद है तब उससे अच्छी कोई बात नहीं होगी, तो आप सीधे सीधे देख लोगे कि आपको ये जो ग्रीन कलर का सब्सटेंस दे रहा है उसके मोल दिए हुए हैं और H2O2 के मोल्स पूछे हैं, तो बाकी सबको भूल जाओ। ये जो ग्रीन कलर का सब्सटेंस है इसको देख लो, इसके 1 मोल अगर बनते हैं तो H2O2 के 3 मोल यूज होते हैं। तो इसी कैलकुलेशन से हम निकाल लेंगे कि अगर हमारा 1 मोल है 1 मोल है Cr2SO4 होल थ्राइस तो 3 मोल H2O2 यूज करने पड़ते हैं। तो अगर आपको 5 मोल मिला है रिएक्शन में तो कितना यूज करना पड़ेगा? यूनिटरी मेथड लगा दें सीधे सीधे, 3/1 × 5 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा?
तो ऐसे क्वेश्चंस को कर लेंगे ऑनलाइन। आवाज आ रही है? तो ऐसा मतलब ऐसा जो क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर H2O2 का क्वेश्चन आ सकता है। H2O2 का रिएक्शन आपका मोल कॉन्सेप्ट से मर्ज करके भी क्वेश्चन बना सकते हैं, कि उनको चेक करना है कि H2O2 का आपको ये रिएक्शन याद है कि नहीं याद है। तो 11th का एग्जाम तो है नहीं कि H2O2 का रिएक्शन पूछ लेंगे। वो क्या करेंगे, कलर अलर दे करके आपको घुमाएंगे। तो रिएक्शन याद है, कलर याद है, मोल कॉन्सेप्ट आता है, तो आप क्वेश्चन करने में थोड़ी भी देर। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गई पोटेशियम डाइक्रोमेट की। डाइक्रोमेट का कलर था ऑरेंज, थोड़ा थोड़ा दिमाग में बैठाते जाइए। परमैंगनेट का कलर था पर्पल, क्रोमियम सल्फेट का कलर था ग्रीन, मैग्नीशियम सल्फेट कलरलेस बना था। तो पहली रिएक्शन है पिंक टू कलरलेस, दूसरी रिएक्शन में ऑरेंज टू ग्रीन। अब हम लोग बात कर रहे हैं थर्ड रिएक्शन की। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने एक बात की थी, एक रिएक्शन की, उसमें हमने क्या किया था, MnSO4 को कन्वर्ट किया था MnO2 में। क्लास का शायद लास्ट रिएक्शन था। ये था आपका व्हाइट कलर का या कलरलेस कह सकते हो, और ये बना था ब्लैक। H2O2 से रिएक्ट करके ये रिएक्शन हुआ था। दिखाती हूँ आपको, लास्ट क्लास में इसकी बात हुई थी। ये वाला रिएक्शन था, देख पा रहे हैं सब लोग। MnSO4 H2O2 से रिएक्ट कर रहा था बेसिक मीडियम में। मीडियम कौन सा था, बेसिक मीडियम था। बेसिक मीडियम में ये व्हाइट कलर का सब्सटेंस कन्वर्ट हो जा रहा था MnO2 ब्लैक में। ठीक है, अब हम रिएक्शन करने जा रहे हैं H2O2 के थ्रू MnO2 को कन्वर्ट करेंगे MnSO4 में। ठीक है, मीडियम का चेंज आएगा। यहाँ पे मीडियम था बेसिक, अब हम यूज करेंगे मीडियम एसिड। यानी कि अगर ध्यान से देखो तो ये रिएक्शन बिल्कुल उस रिएक्शन का रिवर्स रिएक्शन है। वहां पे हमने यूज किया था क्या, बेसिक मीडियम, यहाँ पे हम कौन सा मीडियम यूज करेंगे, एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो ना ना बेसिक में भी हो सकता। अब हम बात कर रहे हैं किससे रिएक्शन करा रहे हैं, MnO2 की रिएक्शन करा रहे हैं H2SO4 की प्रेजेंस में H2O2 से। ये आपका है सब्सटेंस ब्लैक कलर का, इसको बोलते हैं मैंगनीज डाइऑक्साइड। मैंगनीज डाइऑक्साइड ये एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करेगा, तो ये बना लेगा MnSO, वाटर बन जाएगा और ऑक्सीजन गैस। इसका अपोजिट रिएक्शन हुआ था, MnSO4 को MnO2 में कन्वर्ट किया था एसिड बेसिक मीडियम में। अरे व्हाइट और कलरलेस को कई बार सेम ही कहते हैं, कोई कलर नहीं है वो तो व्हाइट बोल दिया। क्लियर है बात? नेक्स्ट रिएक्शन है, अगर इसकी रिएक्शन करा दें ओजोन के साथ, ओजोन की H2O2 से अगर रिएक्शन, ओजोन होता है O3, O3 की रिएक्शन H2O2 से कराओ तो ये O3 को कन्वर्ट कर देता है O2 में, O3 को ये कन्वर्ट कर देगा O2 में और खुद कन्वर्ट हो जाएगा H2O में।
ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, छोटा सा है, पूछ लेते हैं कहीं। नोट हो गया? ऑनलाइन? इसके बाद इसकी रिएक्शन कराएं क्लोरीन से और ब्रोमीन से। रिएक्शन नंबर कौन सा है रजत? रिएक्शन करा दो H2O2 का क्लोरीन के साथ और H2O2 का ही रिएक्शन करा दो ब्रोमीन के साथ। तो क्लोरीन से रिएक्ट करके ये HCl बना लेता है और ब्रोमीन से रिएक्ट करके ये बना लेता है HBr। क्लोरीन से HCl और ब्रोमीन से बना लेगा HBr और O2 अलग हो जाएगा। ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो रिएक्शन है या ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एंटी-क्लोर। अभी बताते हैं इसको एंटी-क्लोर प्रॉपर्टी क्यों बोलेंगे। हाँ, ये जो रिएक्शन है H2O2 का, इसको बोलेंगे एंटी-क्लोर। एंटी-क्लोर क्यों बोलते हैं, देखो सुन लो। सिर्फ ब्लीचिंग पाउडर होता है ना, 10th में सुना होगा हमने इसके बारे में, ब्लीचिंग CaOCl2। ठीक, ये जो CaOCl2 है ब्लीचिंग पाउडर, इसका नाम इसलिए होता है क्योंकि ये कलर्ड मटेरियल को कलरलेस कर देता है, कलर को खत्म करता है, ब्लीच करता है। ठीक है, तो अगर ये यूज होता है CaOCl2 तो इसका जो ब्लीचिंग एक्शन होता है ये बनाता है क्लोरीन। क्या बनाता है ये? क्लोरीन। और ये जो क्लोरीन होती है, यही क्लोरीन कलर्ड मटेरियल के साथ जब रिएक्ट करती है तो ये क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर की ये क्लोरीन इसको कलरलेस कर देती है मटेरियल को। ठीक है, अब ब्लीचिंग पाउडर से ट्रीट किया गया किसी मटेरियल को और उसका कलर उड़ा दिया गया। अब कलर उड़ाने के बाद भी ऐसा देखा जाता है, क्योंकि ये क्लोरीन एक्सेस में यूज किया जाता है, तो ऐसा देखा जाता है कि उसमें से क्लोरीन की स्मेल आ रही है। वो जो ब्लीचिंग मटेरियल है उसमें से क्लोरीन की क्या हो रही है? स्मेल आ रही है। अगर कभी आप जिन्होंने भी ब्लीच किसी मटेरियल को किया होगा, अगर ब्लीच किया होगा और उसमें अगर क्लोरीन है, ब्लीचिंग पाउडर अगर है उसका कंपोनेंट, तो देखिए कि उस मटेरियल को वॉश करने के बाद, उस क्लॉथ को वॉश करने के बाद आप देखते हो कि उसमें से एक अलग सी क्लोरीन की स्मेल आती है। जैसी स्मेल आपको आएगी जैसे स्विमिंग पूल वगैरह में आप जाइए तो जो उसके वाटर का स्मेल होता है वो, क्योंकि उसमें भी ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं डिसइंफेक्टेंट की तरह, तो उस तरीके की स्मेल आएगी। या किसी के घर में गवर्नमेंट वाटर आता हो, अगर गवर्नमेंट सप्लाई का जो पानी आता है उसमें भी स्मेल आती है, वो तो वो क्लोरीन की कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन बनता है, वो क्लोरीन कलर्ड मटेरियल को कलरलेस मटेरियल में कन्वर्ट करता है, उससे एक अलग सी क्लोरीन की स्मेल आती रहती है। उस स्मेल को खत्म करने के लिए जिस भी मटेरियल को आपने ब्लीचिंग पाउडर से ट्रीट किया है, उसको उस ट्रीटमेंट के बाद जब कलर उड़ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस मटेरियल को फिर इसमें H2O2 के सोल्यूशन में डिप कर, H2O2 के सोल्यूशन में जब डिप करोगे तो जो ये एक्स्ट्रा क्लोरीन होगी ना, जो उस क्लॉथ में एक्स्ट्रा क्लोरीन होगी, उस क्लोरीन को लेकर के ये HCl बना देगा, जो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा और ऑक्सीजन गैस बन जाएगी, वो उड़ जाएगी।
फिर उसके बाद हम लोग इसको इस मटेरियल को ड्राई अप कर देते हैं, तो HCl आपका तो सोल्यूशन में रह जाता है और O2 गायब हो जाती है, और H2O2 ने इस क्लोरीन को, जो एक्स्ट्रा क्लोरीन उस मटेरियल पे अटैच हो गई थी, उस क्लोरीन को हटा दिया, इसीलिए इसको हम बोलते हैं इस रिएक्शन को एंटी क्लोर। नीचे वाली को नहीं, ये तो ब्लीचिंग एक्शन है। हाँ हाँ, Br2 वाले को नहीं बोलेंगे, पैटर्न ऑफ रिएक्शन सेम है, ब्रोमीन हटाना हो तो इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन क्लोर वर्ड यूज किया गया तो क्लोरीन। हाँ, वो मटेरियल में जो स्मेल आ रही है ना, अब उसको खत्म करना है, क्लोरीन की एक्सेस की वजह से आ रही है। H2O2 के सोल्यूशन में उसको डिप कर दिया उस मटेरियल, उसमें H2O2 थी। क्लियर है बात तो नोट कर लीजिए, नहीं क्लियर है तो पूछ लीजिए और नोट कर लीजिए। जितने लोग भी ऑनलाइन हैं वो लोग क्लास को थोड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया करें, थोड़ा बोला करें, कुछ पूछा जाए तो हाँ ना कुछ बोलें, अदरवाइज मैं सबके गार्जियन को बोलूंगी कि उनके बगल में बैठे, और जब बच्चा ना बोल रहा हो तो बोलें कि भाई रिप्लाई करो। नोट कर लिया आप लोगों ने? बाकी लोगों के पास आवाज नहीं है? नेक्स्ट रिएक्शन है आपका KMnO4 से कर लिया, ओजोन से कर लिया, क्लोरीन से कर लिया। लास्ट टर्न पे एक रिएक्शन हमने करा था, पोटेशियम फेरोसाइनाइड को पोटेशियम फेरिसाइनाइड में कन्वर्ट किया था H2O2 ने, वहां पे मीडियम हमने यूज किया था एसिडिक। अब इसका जस्ट रिवर्स रिएक्शन करेंगे और वहां पे हम मीडियम यूज करेंगे बेसिक। जस्ट रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन कर रहे हैं, सब में फॉर्मेट सेम नहीं है, कुछ में सेम, सब में नहीं है, ऐसा नहीं सब में लगा दिया रिवर्स रिएक्शन कराना है तो सब में होती भी नहीं है। जैसे लास्ट टर्न पे हमने जो करी थी उसमें हमने करा था पोटेशियम फेरोसाइनाइड को कन्वर्ट किया था पोटेशियम फेरिसाइनाइड, हमने K4 FeCN होल से इसको H2O2 से ट्रीट किया था एसिडिक मीडियम में, और ये बन गया था K3 FeCN होल 6। ये होता है फेरी साइनाइड किसका? पोटेशियम का, पोटेशियम को POT लिख देते शॉर्ट। ये होता है पोटेशियम का फेरोसाइनाइड। तो याद कैसे रखेंगे? जब फेरो को फेरी में कन्वर्ट करना है तो एसिडिक मीडियम में ट्रीटमेंट हो रहा है, फेरो को फेरी में। और अब हम करने जा रहे हैं जस्ट रिवर्स रिएक्शन, इसमें हम करेंगे फेरी को फेरो में कन्वर्ट, तो K3 FeCN होल 6 ले रहे हैं, रिएक्शन H2O2 का ही है, मीडियम चेंज करेंगे, मीडियम लेंगे बेसिक, यहाँ पे बनेगा K4 FeCN होल 6, ये था फेरो से फेरी, ये है फेरी से फेरो, पोटेशियम
फेरिसाइनाइड बोलते हैं इसको। मीडियम याद रखेंगे बेसिक, यहाँ पे मीडियम था एसिडिक। ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो कर रहा था, और ये जो रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं ये रिड्यूसिंग नेचर शो कर रहा है। रिड्यूसिंग नेचर कैसे हुआ? आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर फेरी बोले तो +3 और फेरो बोले तो +2, तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही है +3 से +2। इसका मतलब करा रहे हैं रिडक्शन। पूरा रिएक्शन लिख देते हैं, H2O भी बनेगा और O2 भी बनेगी। H2O भी बना लेते हैं और O2 भी बनेगी। क्लियर है बात सबको? तो दोनों रिएक्शन साथ साथ लिखी हुई है, एक ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो कर रही है और एक रिड्यूसिंग। ऑक्सीडाइजिंग में फेरो से फेरी और रिड्यूसिंग में फेरी से फेरो। नाम में चेंज है, फॉर्मूला में चेंज है, वहां पे K3 यहाँ पे K4, बाकी फॉर्मूला सेम है। ऐसे करके हमको क्या करना है? नोट हो गया? नोट हो जाए तो बोल दो। स्क्रीनशॉट। बाकी सबको डेली क्लास हजम नहीं हो रही होगी अभी। ऑक्सीडाइजिंग नेचर में हमने मरकरी से रिएक्शन कराया था, उसको मरकरी के ऑक्साइड में कन्वर्ट किया था। यहाँ पे हम लोग 2 ऑक्साइड ले रहे हैं, उसकी रिएक्शन कराएंगे और इसको कन्वर्ट करेंगे मेटल में, तो उसका हो जाएगा रिडक्शन। तो अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ रिएक्शन, एक हम ले लें सिल्वर का ऑक्साइड और दूसरा हम ले लें लेड का ऑक्साइड। तो सिल्वर के ऑक्साइड और लेड के ऑक्साइड से जब रिएक्शन होती है H2O2 की, तो यहाँ से ऑक्सीजन को ये एलिमिनेट कर लेता है और इसको कन्वर्ट कर देता है सिल्वर में। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो PbO2 से ऑक्सीजन को एलिमिनेट करेगा, PbO बन जाएगा। ऑक्सीजन निकल रही है, इसका मतलब कंपाउंड का हो रहा है रिडक्शन। इसको बोलते हैं लेड डाइऑक्साइड और जो बाद में प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं लेड मोनोऑक्साइड। ये है लेड डाइऑक्साइड और इसको बोलते हैं लेड मोनोऑक्साइड। दोनों में ऑक्सीडेशन नंबर बता दो जरा लेड का। अगर यहाँ देखें तो लेड का ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन का -2 होगा, तो लेड का हो गया +4 और यहाँ पे लेड का हो जाएगा प्लस। तो सीधे सीधे पता चल रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे अगर बोले तो सिल्वर का होगा +1 और यहाँ पे सिल्वर मेटल बन जा रही है तो 0, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? रिडक्शन। नोट कर लीजिए। मतलब एक ही पैटर्न के रिएक्शन है, एक प्रोडक्ट डेफिनेटली वाटर बन रहा है, दूसरा प्रोडक्ट डेफिनेटली ऑक्सीजन बन रहा है,
और तीसरा जो रिडक्शन करने के बाद प्रोडक्ट बनेगा। ऑनलाइन वालों का हो गया है तो बता दीजिएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, एक कंपाउंड होता है NaOBr, एक कंपाउंड होता है CaOCl2। CaOCl2 तो जानते ही हैं, ब्लीचिंग। ये जो NaOBr होता है इसको बोलते हैं सोडियम हाइपोब्रोमाइड। सोडियम हाइपोब्रोमाइड, हाँ OBr को हाइपो बेसिकली बोलते हैं इस बेसिस HOCl की बेसिस पे, इसको बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड। HOCl होता है हाइपोक्लोरस। अगर HOBr की बात करें तो HOBr को बोलते हैं हाइपोब्रोमस एसिड। इसी बेसिस पे, इसी बेसिस पे सोडियम हाइपोब्रोमाइड बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं सोडियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, या ब्लीचिंग पाउडर। अगर इसकी रिएक्शन करा दें हम H2O2 से, तो ये क्या करता है, सीधे सीधे NaOBr को NaBr में कन्वर्ट, H2O बनेगा। यहाँ पे CaOCl2 को सीधे सीधे CaCl2 में कन्वर्ट, CaCl2 बनेगा, H2O बनेगा, और अब आप प्रूफ कर सकते हो कि ये दोनों रिएक्शन H2O2 के रिड्यूसिंग नेचर को शो करते हैं। ऑनलाइन वाले, ऑनलाइन वाले आराम से सोचो और बताओ कि H2O2 का रिड्यूसिंग नेचर कैसे शो हो रहा है इस रिएक्शन में। ऑक्सीजन को हटा रहा है, हाँ सही है, ऑक्सीजन को हटा रहा है। और ऑक्सीडेशन नंबर की बेसिस पे भी बता सकते हैं। ऑक्सीजन हटा रहा है वो बात तो सही है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर की बेसिस पे देखना चाहे ना तो उससे भी देख सकते हैं। कैसे, देखिए नेक्स्ट पेज पे बताते हैं आपको। NaOBr जो होता है ये कन्वर्ट हो रहा है रिएक्शन में NaBr, ठीक है। सोडियम पोटेशियम ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा सेम रहता है, +1 कहीं पे भी। ये जो OBr होता है ये होता है OBr-। अगर इसमें हम ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन नंबर देखना चाहें तो ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे देख सकते हैं, O की मान लीजिए -2, ब्रोमीन की X मान लीजिए इज इक्वल टू -1 चार्ज, तो X इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस। तो यहाँ पे इस कंपाउंड में ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +1, और ये कन्वर्ट हो रहा है NaBr में। Na का होता है +1 तो ब्रोमीन ब्रोमाइड का होता है -1, तो +1 से किस में कन्वर्ट हो रहा है, -1।
ब्रोमीन का +1 से -1 में जा रहा है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन। और रिडक्शन कौन करवा रहा है, H2O2। क्लियर हुई बात ऑक्सीडेशन नंबर की बेसिस पे? नहीं हुई तो दोबारा से पूछ लो जिसको नहीं। यही सेम केस हो रहा है ब्लीचिंग पाउडर में। ब्लीचिंग पाउडर को अगर तोड़े, CaOCl2 को अगर हम तोड़ते हैं तो CaOCl2 बनाता है Ca+2 आयन, OCl- आयन और Cl-। ठीक है। जब इसकी रिएक्शन हम H2O2 से करा रहे हैं तो हम लोग देख क्या रहे हैं कि ये कन्वर्ट हो जा रहा है CaCl2 में, H2O में और O2 में। CaCl2 को अगर देखो तो ये बनता है Ca+2 और 2Cl- से, यानी कि यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जा रहा है, दोनों के दोनों क्लोरीन का। इस Cl को देखो तो यहाँ तो -1 था, तो एक Cl में तो कोई चेंज नहीं है। अगर दूसरे Cl को देखो तो जैसे वहां OBr माइनस था, वैसे ही यहाँ पे अगर Cl का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो +1 आएगा। मैम लेकिन अगर Cl का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे तो जीरो आएगा। कहाँ जीरो? Ca का होता है +2, O का -2, पूरे का चार्ज जीरो है। पूरे से नहीं निकालेंगे ना यहाँ पे, ये दूसरे तरीके का क्लोराइड है। यहाँ पे देखो Cl का ऑक्सीडेशन नंबर एक का +1 है और एक का -1 है। एक का -1 ही रहेगा क्योंकि क्लोराइड से क्लोराइड ही बन रहा है, और एक का +1 से -1। CaOCl2 जो होता है उसमें क्या होता है, एक OCl- आयन होता है और एक Cl- ये याद रखना पड़ेगा। ये ब्लीचिंग पाउडर से क्वेश्चन आता है कि ब्लीचिंग पाउडर में जो Cl है उनके ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो ऑप्शंस आपके इस तरीके से बने हुए हैं कि ब्लीचिंग पाउडर में Cl का ऑक्सीडेशन नंबर आपको ऑप्शंस देते हैं 0,0, +1, -1, -1, +1, इस तरीके से, है ना। क्लियर है बात सबको? ऑक्सीडेशन नंबर की बेसिस पे कैसे हमने देखा, दोनों तरीके से देखने आना चाहिए आपको। जो पहले बताया गया वो तो एकदम सिंपलेस्ट वे था, क्लास 10th का मेथड था कि ऑक्सीजन रिमूव हो रही है उस मटेरियल से तो क्या हो रहा है, रिडक्शन। ये नोट हो गया है सबका, तो नेक्स्ट रिएक्शन पे मूव करें। अब बात कर लेते हैं हम लोग ब्लीचिंग एक्शन की, कि H2O2 ब्लीच की तरह कैसे काम करता है। H2O2 का ब्लीचिंग एक्शन पूछते हैं किसकी वजह से होता है, क्लोरीन की वजह से होता है, ऑक्सीजन की वजह से होता है। तो अगर H2O2 को देखो तो H2O2 को अगर फ्री छोड़ दोगे आप एयर में, H2O2 फ्री एयर में अगर आपने छोड़ दी तो ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका रिएक्शन हो जाएगा डीकम्पोजिशन। हाँ, और डीकम्पोजिशन के बाद ये H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन बना, और ये नेसेंट ऑक्सीजन बहुत हाईली रिएक्टिव होगा। और ये नेसेंट ऑक्सीजन जब कलर्ड मटेरियल के साथ कांटेक्ट में आएगा तो उसके कलर को क्या करेगा, खत्म कर देगा, कलरलेस। ठीक है, जैसे हेयर कलर वगैरह यूज किया जाता है तो हेयर कलर में H2O2 मिक्स होता है, वो क्या करता है, पहले हेयर्स के जो ओरिजिनल कलर होता है उसको गायब करता है, फिर उसमें एक कलरेंट होता है, वो कलर आपका इम्पार्ट करता है। कलरेंट जो होता है जैसे अलग अलग तरीके के आते हैं, ब्राउन, ब्लैक, अलग अलग कलर होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर पहले ब्लीच होता है H2O2 के थ्रू, फिर उसके बाद आपका ये एक्शन। ठीक है, H2O2 का लास्ट रिएक्शन कर लीजिए। H2O2 की रिएक्शन अगर करा दें इथाइलीन से
इथाइलिन से अगर H2O2 को रिएक्ट करा दो तो ये डाई ऑल बना लेता है। इथाइलिन के साथ डबल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड और इसको बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल। This compound is called ethylene glycol. हो गया यहां तक ऑनलाइन? यस। अब इसके बाद आता है चैप्टर में यूजेस ऑफ H2O2। मैं नहीं बता रही हूँ लेकिन आपने करने हैं। हाँ, एनसीईआरटी में जितने दिए हुए हैं उनको आपको करना है। जैसे ब्लीचिंग एक्शन में बता दिया मैंने, लेड पेंटिंग्स को क्लीन करने में बता दिया, व्हाइटनिंग करनी है उनकी तो उसमें है आपका एक आपका एंटीसेप्टिक आता है मार्केट में, बोलते हैं परहाइड्रॉल। एंटीसेप्टिक का नाम है परहाइड्रॉल। परहाइड्रॉल में भी H2O2 होता है। काम करता है कैसे? एंटीसेप्टिक। तो यूजेस आपको पढ़ने हैं। कभी कभी क्या करते हैं जेई में 4 कंपाउंड दे दिए और चारों के यूजेस लिख करके मैचिंग कराते हैं। तो अगर आपको यूजेस भी आप ऐसा थोड़ी जेई का सवाल बनाएंगे तो एकदम हलवा बना के दे देंगे। अब इसके यूजेस में जैसे एनसीईआरटी में पता नहीं क्या दे रखे हैं बट H2O2 के यूजेस में सबसे पहला एंटीसेप्टिक दे रखा है परहाइड्रॉल, हेयर ब्लीच दे रखा है, माइल्ड डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करेगा। फिर उसके बाद आपका डिटर्जेंट बनाने में, सोडियम परबोरेट पर कार्बोनेट बनाने में, सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोक्विनोन का जो कल रिएक्शन किया था, क्विनोन बनाया था, और इसको हम लोग यूज करते हैं फूड प्रोडक्ट्स में भी और आपका फार्मास्यूटिकल्स में भी। अभी अगर एनसीईआरटी आपने ओपन की हो, नहीं ओपन की हो तो भी मैं बता रही हूँ। इसका थर्ड यूज दे रखा है, इट इज यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोक्विनोन, टार्ट्रिक एसिड एंड सर्टेन फूड प्रोडक्ट्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। सिफेलोस्पोरिन एक ड्रग का नाम दिया हुआ है, सिफेलोस्पोरिन। अभी जेई में किसी दिन 1 फेब का था या कोई शिफ्ट थी, उसमें इन्होंने इस यूज पे असर्शन एंड रीजन बनाया था। सिफेलोस्पोरिन इज प्रोड्यूस्ड बाय H2O2 ऐसे करके कोई असर्शन रीजन बनाया था। तो अगर आपको यूजेस की एक एक लाइन नहीं पता है कि किस कंपाउंड से कौन सा ड्रग बना सकते हैं, और आपके लिए बहुत अच्छी चीज ये है कि इनऑर्गेनिक में आपको बाउंड कर दिया इन्होंने एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी के बाहर कोई यूज नहीं आएगा, एनसीईआरटी के बाहर कोई रिएक्शन नहीं आएगा इनऑर्गेनिक में। तो इसलिए आप चैप्टर के साथ साथ यूजेस वगैरह पे भी ध्यान देंगे, ठीक है। जैसे मैंने एनसीईआरटी कई बार पढ़ी है लेकिन सिफेलोस्पोरिन पे मेरा ध्यान कभी भी नहीं गया। वो अभी मैं आपको बता रही थी तो मेरा ध्यान गया कि सिफेलोस्पोरिन जो है H2O2 से बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपको काम थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे में और इनऑर्गेनिक में आपको एनसीईआरटी पे फोकस होके काम करना है। अब कल नेक्स्ट क्लास में आपको बता देंगे हैवी वाटर और वाटर की हार्डनिंग,
और आपका हार्डनिंग ऑफ वाटर और हैवी वाटर, ये आपका टॉपिक जो है, ये चैप्टर आपका अब खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे बंद करते हैं। नेक्स्ट टर्न पे आपको हैवी वाटर